अंतरिक्ष में इसरो एक और इतिहास रचने को तैयार है। इस बार नासा के साथ मिलकर एक ऐसे सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जा रहा है जो बताया जा रहा है कि अर्थ मैपिंग में एक गेम चेंजर होगा। क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी तकनीक है, क्या इसकी चुनौतियां हैं, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पेस एक्सपर्ट आरसी कपूर साहब। सर, इसको बनाने में बताया जा रहा है कि 10 साल का वक्त लगा, तो कितना कॉम्प्लेक्स था इस नाइसर सैटेलाइट के निर्माण में? देखिए, ये वास्तव में ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रडार है ये, और पृथ्वी से लो अर्थ ऑर्बिट में 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका स्थापित किया जाना है। तो लेकिन इसमें जो एक रडार सिस्टम जो है इसरो ने तैयार किया है, दूसरा रडार सिस्टम नासा ने तैयार किया है। फिर इनका इंटीग्रेशन की समस्या थी, और कहीं तो देखिए एक दोनों के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी में एक फ़र्क है, उसको एक स्तर पे आकर के जोड़ना था और साथ में मिलना था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। आप ये समझिए कि 2 मेजर स्पेस एजेंसीज़ का ये एक अभूतपूर्व मिलन हम कह सकते हैं। इससे पहले करीब 50 साल पहले भी नासा के साथ इसरो का आप समझिए एक किस्म का गठबंधन हुआ था। आपको साइट जो है आपको याद होगा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, तो उसके ज़रिए आप समझिए इसको कहा गया था कि एक ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट इन सोशल इंजीनियरिंग। हिंदुस्तान में इसके सैटेलाइट के ज़रिए जो है शिक्षा का प्रसार करने के लिए करीब 2500 गाँवों में टेलीविज़न सेट्स लगे, और उन जिस गांव में बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँच गई। ये 1975 की बात है। तो एक छोटा एक्सपेरिमेंट जो कि 1 साल भर के लिए चला था, उसने एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया, और उसने हमारे सारे सिस्टम को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि शिक्षा के प्रसार में अंतरिक्ष की टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ हो सकता है। तो आज जो ये नाइसर की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि 2 दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसीज़ जो हैं जुड़ रही हैं, और उन्होंने मिल के ये सैटेलाइट तैयार किया है, तो आप सोच सकते हैं कि हाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें कि कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए जो है हम पृथ्वी की बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे, उसका जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो है हमारे सामने बन के आ गई है। नासा का सर इसरो को चुना जाना, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो स्पेस में लगातार काम कर रहे हैं, हम इसको किस तरह से देखें? क्या हम अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर हैं? क्या इसरो वो मादा अब रखता है कि नासा जैसी बड़ी एजेंसियां जो है इसरो को अपने साथ लेकर ऐसे एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम करती हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अर्थ मैपिंग में ये पूरा गेम चेंजर होने वाला है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, और कहाँ जाओगे, घूम के इधर ही आओगे। तो देखिए, हम अपने इंस्टीट्यूट में जब अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, वो एक समय आता है जब वो अपनी डॉक्टरेट हासिल कर लेते हैं, फिर हमारे कोलैबोरेटर बन जाते हैं। तो एक नासा भी किसी समय इसरो की गुरु रही है, और काफ़ी हमारे इसरो के कामों में सहायक रही है। तो अब जो है नासा की नज़र में भी इसरो का जो दर्जा है वो किसी भी अन्य टॉप क्लास स्पेस एजेंसी से कम नहीं है, और हमेशा से एक किस्म से इंटरेक्शन रही है वैज्ञानिकों की, इंजीनियर्स की। तो जाहिर है कि इसरो का चुना जाना जो है वो एक बहुत ही खुशी की बात है, और ये सिद्ध करता है कि इसरो दुनिया में किस लेवल पे इस समय एज ए स्पेस एजेंसी खड़ी है। तो विज्ञान की बात कर लेते हैं सर। अब नाइसर को क्यों कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर होगा? ऐसा बताया जा रहा है कि पृथ्वी को मैप करने के लिए, पृथ्वी की हर एक बारीकी को खोजने के लिए इससे अच्छा सैटेलाइट आज तक नहीं बना है। हमने तो नासा में के वेबसाइट पे ये भी पढ़ा कि आज तक जितने भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नासा ने लॉन्च किए हैं, उसका जो भी डाटा आज तक मिला है, ये 3 साल का जो इसका कार्यकाल होगा उससे ज़्यादा डाटा जो है ये जनरेट करने वाला है। देखिए, 80 टेराबाइट डेटा जो है प्रतिदिन जो है जनरेट होगा। एक तो पहली बात ये। दूसरी ये इसलिए होगा
क्योंकि इन 10 सालों में बहुत कुछ जो है आपस के डिज़ाइंस में एडजस्टमेंट हुए हैं, बदलाव हुआ है। ओरिजिनल लॉन्च डेट सन 2020 की थी और जो है पिछड़ते अब ये यहाँ तक आ गई है। मैं तो यही कहूँगा कि ठीक ही है। उसकी वजह ये है कि इन 5 सालों में बहुत कुछ हम सीखते हैं, बहुत कुछ जाना कि कहाँ एडजस्टमेंट्स करने हैं, फिर कहाँ पर टेक्नोलॉजी में हमको इम्प्रूवमेंट करना है, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में कहाँ हम बेहतरी कर सकते हैं। तो ये एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी है, जिसका मतलब कि एक जो वेवलेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, दूसरी 24 सेंटीमीटर की है। जो स्मॉलर वेवलेंथ है एस बैंड, वो इसरो का SAR है। SAR यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका मैं अभी बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। लेकिन इसके ऊपर जैसे कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, ऊपर एक छतरीनुमा एंटीना है और नीचे एक बूम के ज़रिए, जो कि 9 मीटर लंबा है, और ये सैटेलाइट उसके साथ जुड़ा हुआ है। सैटेलाइट करीब 2800 किलोग्राम का है और इसको हमारे GSLV Mark II रॉकेट के ज़रिए, उसकी F-16 उड़ान है शायद, उसके ज़रिए इसको कक्षा में स्थापित किया जाना है। सिंथेटिक अपर्चर रडार में एक ये बात होती है कि ये एक बीम जो है पृथ्वी की तरफ फेंकता है। वो बीम फैल के करीब 240 किलोमीटर के एरिया को जो है प्रकाशित करती है। इस बीम का जो है रिफ्लेक्शन होता है, वो एंटीना उसको हासिल करता है और फिर वापस फोकस करके सैटेलाइट के अंदर जो भी उसका रडार का जो सिस्टम है, रिसीवर है, वहाँ उसको भेजता है। इस प्रोसेस में एक तो बीम स्ट्रेंथ जो है उसका बहुत अटेन्यूएशन हो गया, उसका ख्याल रखना है। दूसरा जो है, जितनी देर में ये बीम रिफ्लेक्ट होकर वापस सैटेलाइट तक आई है, उतनी देर में एक क्षणांश बीत गया है। मेरे अपने एस्टिमेट में था कि वो करीब हाफ मिली सेकेंड। इस हाफ मिली सेकेंड में सैटेलाइट अपने पथ में थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। वो कितनी दूरी है एग्जैक्ट तो हमको नासा या इसरो की तरफ से पता चलेगी। एक अंदाज़ा है कि वो करीब 40-50 मीटर हो सकती है, जिसका मतलब है कि आपके पास अब ये 2 एंटीनास हो गए। तो इंटरफेरेंस टेक्निक जो है वो एक कभी काम करती है। यहाँ पर जो है पोलैरिमीट्री का इस्तेमाल होगा और उस तरीके से जो है हमको एक चूँकि इस बीच में फ्रीक्वेंसी में ज़रा सा चेंज आता है, जो कि डॉपलर इफ़ेक्ट की तर्ज में हम उसको समझ सकते हैं। इस तरह से कि जैसे आप स्टेशन पे खड़े हैं, रेलगाड़ी का इंजन आपकी तरफ आ रहा है, तो उसकी जो साउंड है वो हाई फ्रीक्वेंसी में आती है। जो हमारे पास से निकल जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी घट जाती है। डॉपलर इफेक्ट के ज़रिए हम फ्रीक्वेंसी माप लेते हैं और हमको उसकी गति का पता चल जाता है। वही बात आप यहाँ पर जो है बेसिक तरीके से अगर आप समझें तो यहाँ पर उस डॉपलर करेक्शन करके और जिसका मतलब टाइमिंग करेक्शन करते हैं और फिर हम जो है इमेज को प्रोसेस करते हैं। वो इमेज जो है बहुत ही शार्प होती है और वो किसी सिंगल रडार के मुकाबले वो जो है वो ज़्यादा शार्प है। तो ये लास्ट सेंटीमीटर तक जो है आप जो है जो भी गतिविधि है, ज़रा सा जो शिफ्ट है उसको भी आप माप सकेंगे। तो ये उस लिहाज से देखा जाए तो ये मोस्ट एडवांस सैटेलाइट अब जो है अंतरिक्ष में जाने वाला है। और एक बहुत अच्छी बात यही है कि इसमें इसरो का योगदान है। तो ये करीब $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें 788 करोड़ इसरो की तरफ से हैं। तो हम बराबर के भागीदार हैं। सर, ये मतलब ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी की बारीक से बारीक जानकारी जो है इस सैटेलाइट के जरिए उसका अध्ययन किया जा सकेगा। मूल उद्देश्य क्या है? क्या क्या इस सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी में होने जा रही या हो रही हलचल को पढ़ने की तैयारी की जा रही है? देखिए, हमारी जो है क्रॉप्स की एक पैटर्न है, हमारे फॉरेस्ट का एक कवर है, हमारे डैम्स बने हुए हैं और हमारे एक्विडक्ट्स हैं, यानी कि बहुत सारे एक किस्म से रिवर सिस्टम और पानी का जो सिस्टम है, उसमें प्राकृतिक स्तर पर अगर कहीं कुछ बदलाव होता है तो वो हम उसको माप सकेंगे। तो इसके 12 दिन के में ये सैटेलाइट जो है पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगा। 6 दिन असेंडिंग मोड में और 6 दिन डिसेंडिंग मोड में। उन सारी इमेजेस को हम जो है सिंथेसाइज करके उनको प्रोसेस करके हम बता सकते हैं कुछ ही दिनों के अंतर से कि किसी इलाके में ज़रा सी भी कुछ चेंजेस आए हैं या मतलब हम इसका अध्ययन जो है ज्योग्राफी के लिहाज से है, क्लाइमेटोलॉजी के लिहाज से है और वेजिटेशन के लिहाज से, जिसमें फॉरेस्ट्री भी आती है। तो जहाँ कहीं सॉइल में नमी की कमी है
वो इसके ज़रिए हमको पता चलेगी। और कुछ समय बीतने पर उसी जगह की क्या हालत रहती है वो हम जो है कंपैरिजन से हम जान सकेंगे। तो आपके लिए एक प्रिपरेशन हो गई। जो लोग डिसास्टर मैनेजमेंट करते हैं, जो लोग मैनेजमेंट इस दिशा से करते हैं बड़े स्केल पर, ताकि पॉपुलेशंस को लार्ज स्केल में जो है फ़ायदा मिल सके और कहीं हम खामखा के नुकसान जो हमको प्रकृति के हाथों कई बार झेलने पड़ते हैं, उनमें हम कम से कम उन नुकसानों को कर सकें। मतलब जैसे इसमें बताया गया कि ग्लेशियर कैसे पिघल रहे हैं या फिर उनका शिफ्ट कैसे हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो कैसे मूव कर रही है। ऐसा हमने पढ़ा नासा की वेबसाइट में कि 15 सेंटीमीटर नीचे तक की जो हलचल है और 15 सेंटीमीटर ऊपर तक जो कह सकते हैं कि जो पृथ्वी कहाँ पर धंस रही है या फिर कहाँ पर ऊपर उठ रही है, वो सब भी इसमें बहुत बारीकी से इन सब की जानकारियाँ मिल जाएगी। तो इससे क्या लाभ होगा? देखिए, आपकी बात सही है। देखो, आज के ज़माने में जो है ना, वर्ल्ड वार 3 मान सकते हैं, वो अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग है। ये सारी दुनिया का युद्ध है कि ग्लोबल वार्मिंग के ख़िलाफ़। तो उसके बारे में जो है किस प्रकार से समय के साथ साथ जो है जो एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ा है 100 साल के अंदर या कितने, उसने समुद्र के जो पानी का जो स्तर है उसमें क्या फ़र्क किया है, किस तरीके से बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल गए हैं, आइस शीट्स जो हैं उनका कैसे जो है मूवमेंट होता है। तो वो सब बातें हमारे को इसके ज़रिए पता चलेंगी। तो फिर जो है एक किस्म से सारी दुनिया के स्तर पर सबको मिल के ये काम करना है कि किस तरीके से हम इस विनाश की तरफ जाते हुए कदमों को हम धीमा कर सकें या उनको रोक सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आरती कपूर साहब, जिनका ये कहना है कि पृथ्वी को इस तरह से मैप किया जा सकेगा ताकि उसके अंदर होने वाली हर एक हलचल जो आने वाले समय में मैनकाइंड को नुकसान पहुंचा सकती है, उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश, पहल जो है इस सैटेलाइट के ज़रिए की जाएगी। इससे जो है आने वाले समय में पृथ्वी को कैसे बचाया जा सके, ये एक बहुत बड़ा विषय है जो लगातार दुनिया के प्लेटफॉर्म में जिसकी चर्चा होती रही है। और ये जो सैटेलाइट है, इसकी जो इमेजिनरी है, जो यहाँ से जो डाटा मिलने वाला है, उसके अध्ययन से इन सब चीज़ों को कैसे कम से कम कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर एक बहुत बड़ा जो है ज्ञान का भंडार पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को मिलेगा, जिससे आने वाले समय में किस तरह की चीज़ों को बदलाव किया जा सके, जिससे हमारी पृथ्वी जो है सुरक्षित और रहने लायक रह सके। इस पर भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है इस सैटेलाइट से मिलने वाले डाटा से मिलेगा, ऐसा कहा जा सकता है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।